खेल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज संघनाथ महासभा का कार्यक्रम लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के द्वारा खीरागढ़ तहसील जनपद आगरा में आयोजित किया गया। मैं इस कार्यक्रम के लिए खीरागढ़ वासियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अनमोल समय में से हम लोगों को सुनने के लिए समय निकाला, यहाँ पर आए। आप सभी खीरागढ़ वासियों को हृदय से धन्यवाद। हमारे लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर तेज प्रताप सिंह जादौन जी, जो इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, ठाकुर तेज प्रताप सिंह जादौन जी ने 27 सितंबर 2016 को लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी की नींव रखी थी। देश के और प्रदेश के विकास के लिए, देश को और प्रदेश को एक अच्छा शैक्षिक और चिकित्सीय वातावरण देने के लिए, देश को पूरे अपने प्रदेश को आरक्षण की गुलामी से जातिगत आधार पर मुक्ति दिलाने के लिए एक नींव रखी थी, जिस पार्टी का नाम था लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी। आज इस लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के पहला शंखनाद महासभा का कार्यक्रम है यह। इस कार्यक्रम के लिए आप सबने सुबह से काफी देर तक इंतजार किया। हमारे बीच में मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में ठाकुर तेज प्रताप सिंह जादौन जी, प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी, श्रीमान गजेंद्र सिंह लोधी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी, श्रीमान संदीप तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, श्रीमान मोहम्मद हसन शाह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, श्रीमान धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय जी, पूर्व IAS अधिकारी, श्रीमान उदम सिंह भदौरिया जी, श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी, जिलाध्यक्ष आगरा, श्रीमान गोपाल सिंह जी, मैनपुरी के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सीतापुर के जिलाध्यक्ष श्रीमान पंडित शुभम शुक्ला जी, इंस्टाग्राम पे भी कर दो पंडित भैया। गौतम मिश्रा जी, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष विजय कुमार उपाध्याय जी, लखनऊ के जिलाध्यक्ष श्रीमान पवन श्रीवास्तव जी, फरुखाबाद श्रीमान फेसबुक पे कर रहे हो क्या? जी, लखनऊ के जिला महामंत्री श्रीमान सारिक भाई, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर विमल मिश्रा, करण जी, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण संगठन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजीव शर्मा जी, उत्तर प्रदेश युवा शक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित शुभम शुक्ला जी, हमारी मातृशक्ति ज्योति शर्मा जी, अन्य हमारी बहनें जो हमारे मंच पे साथ में उपस्थित हैं, बैठी हुई हैं, एकमात्रपुर विधानसभा के अध्यक्ष अशोक कुमार सोलंकी जी, युवा शक्ति मोर्चा
जिला आगरा के अध्यक्ष श्रीमान अंशु चौहान जी, श्रीमान संजीव लवानिया जी, श्रीमान पंकज लवानिया जी, विधानसभा अध्यक्ष फतेहाबाद विकास कुमार जी, वरिष्ठ नेता रामदत्त लवानिया जी, श्रीमान अशोक कुमार सोलंकी जी, श्रीमान राहुल सक्सेना जी, श्रीमान सीपी ठाकरे जी, श्रीमान मनीष लवानिया जी, श्रीमान हरिओम चाहा जी, श्रीमान दुर्गेश तेहरिया जी, श्रीमान विनोद प्रधान जी, श्रीमान दीनानाथ तेहरिया जी, श्रीमान सुनील प्रधान जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे भाई, हो सकता है किसी का नाम छूट गया हो, मैं न ले पाया हूं, उन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने अमूल्य बहुमूल्य समय से हमारी पार्टी के लिए, पार्टी के संघर्ष करने के लिए खड़े हुए। जी क्या कर रहे? देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए। देश का बंटवारा ही धार्मिक आधार पे और जातिवाद के आधार पर किया गया था। भाइयों, जब बंटवारे की नहीं हुई जातिवाद और धार्मिक आधार पे हो जाएगी तो सदैव उसी परंपरा पे सभी सरकारें चलती रहेंगी। काफी दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जातिवाद का जहर बोया और हम लोगों को आरक्षण की गुलामी में जकड़ के रखा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी आरक्षण की दास्ता से हमें कोई राहत नहीं दी। प्रधानमंत्री जी जब लाल किले से बोलते हैं तो कहते हैं कि हमने 28 मंत्री पिछड़े बनाए, हमने 14 मंत्री अनुसूचित बनाए, हमने दलित राष्ट्रपति बनाया। हमारे जीते जी कभी आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से पहुंचा हूं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जहां तक मेरी श्रीमती है, या हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, लगभग सब लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जी अगर आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं के रक्त से सींचे हुए जनसंघ, आरएसएस और भाजपा की वजह से है, ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। यदि राजनीति में भी आरक्षण की प्रक्रिया लागू होती, जो आंशिक रूप से है, सुरक्षित सीटें रखी गई हैं दलितों के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के चयन में कोई आरक्षण की प्रक्रिया नहीं लागू है। तो जहां तक हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी आज यहां तक पहुंचे हैं तो उन करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से पहुंचे हैं, लेकिन वे इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। वो मां गंगा का स्नान भी चश्मा पहन के करते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, वाराणसी में स्नान करते हुए उनकी तस्वीर आजकल बहुत वायरल हो रही है। पूरे कपड़े के साथ, पूरे चश्मे के साथ स्नान करते हुए आपको मिलेंगे। 150 करोड़ रुपए का फोटो सेशन था वो, काशी कॉरिडोर का लोकार्पण का कार्यक्रम, 150 करोड़ रुपए का फोटो सेशन का कार्यक्रम था, जिसमें प्रधानमंत्री जी को शूट करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, फोटो शूट करने के लिए, और प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के फोटो शूट करा रहे थे। किसान अपने खेतों में डीएपी के लिए मर रहा है, यूरिया के लिए मर रहा है। सुबह से शाम तक लाइन लगती है, डीएपी और यूरिया नहीं मिलती है। इससे पहले की भी सरकारें रही हैं, कभी कभार थोड़ी बहुत समस्या आती रही होंगी, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से अंधेर नगरी थी। प्रधानमंत्री जी किसान के हित की बात करते हैं, कहते हैं मैं किसान के हित की बात करता हूं। साल भर किसानों को सड़क पे बैठा दिया, साल भर के बाद में आखिर उस कानून को आपने वापस ले लिया। अगर कानून सही था तो वापस लेने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन जब देश का शासक
तुगलकी फरमान लेकर के आएगा। देश का शासक अपने को सर्वोच्च समझ लेगा, अपने को राजा समझ लेगा, तो इस तरीके की बातें होने लगती हैं। हम आप लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में कोई न कोई महामारी, कोई न कोई प्राकृतिक आपदा देश में आती रही। कभी नोटबंदी लगा के प्राकृतिक आपदा दे दी गई, कभी जीएसटी का पालन करवाया गया, तो कोरोना आ गया। कोरोना का जो माहौल था आप सब लोगों ने महसूस किया होगा। मैं उसका चित्रण नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो आंख से आंसू आ जाएंगे। कोरोना के टाइम में आप अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं करवा सकते थे बिना सीएमओ की परमिशन के। मरीज मेरा मर रहा है, गरीब आदमी का मरीज मर रहा है, वो बेचारा कहां से सीएमओ के पास चला जाए लिखवाने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं। पूरी दुनिया में इससे बड़ा कुछ प्रबंधन कोरोना पे जो भारत में हुआ कहीं भी नहीं था। और सिर्फ इन सरकारों के, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के गलत फैसलों के कारण आम जनता, गरीब जनता हमारी परेशान हुई। आज तक जितने भी कानून बनाए जाते हैं बड़े पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए बनाए जाते हैं, न कि किसी गरीब जनता के हित के लिए कोई कानून बनाया जाता है। कोरोना भी ऐसे ही था। लाखों करोड़ का घोटाला है इस कोरोना में, लेकिन सरकार तमाम एजेंसियों से गुडवर्क के नाम पे पुरस्कार प्राप्त कर रही है। कह रही कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। अरे कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, लेकिन मौत के आंकड़ों में भी उत्तर प्रदेश प्रथम है। एक के ऊपर लाशें बिछी पड़ी थी, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग अपने सर पे लाद लाद करके 3-3 दिन घूम रहे थे, मौतें हो रही थी, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। अगर आपको मरीज को भर्ती कराना है, उसको कोरोना नहीं हार्ट अटैक आया है, तो पहले जांच कराइए, इसके बाद में कोरोना गाइडलाइन के तहत आपको भर्ती करेंगे। तब तक तो आपका मरीज चला गया। इसके बाद प्राइवेट अस्पतालों ने मनमाना पैसा वसूला। 50-50 लाख रुपए का बिल लोगों को किया गया, 50-50 लाख रुपए का बिल लोगों को दिया गया। अस्पतालों के बाहर रजिस्ट्री के काउंटर बने हुए हैं। प्राइवेट अस्पतालों के बाहर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपनी जमीन उनको रजिस्ट्री कर दीजिए, आपकी जमीन बेच करके भी आपका इलाज कर देंगे। आजकल के अस्पताल ये मुर्दों का भी इलाज करते हैं। हम लोगों ने इन परिस्थितियों को बहुत करीब से महसूस किया, बहुत करीब से देखा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ठाकुर तेज प्रताप सिंह यादव जी, हमारी पूरी टीम, पार्टी के सब लोगों ने बैठ करके तय किया कि फैसला लिया गया कि अब देश में कोई पैसों के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अगर व्यक्ति बीमार है तो चाहे वो जिला चिकित्सालय में इलाज कराए, चाहे एम्स में इलाज कराए, चाहे वेदांता में कराए, चाहे मैक्स में कराए, चाहे फोर्टिस में कराए, उसका एक भी रुपया नहीं लगने देंगे। हमारी सरकार ने इलाज के नाम पर एक भी रुपया हम नहीं लगने देंगे। जिंदाबाद। निःशुल्क का मतलब निःशुल्क है। न जांच के नाम पे वसूली होगी, न दवाइयों के नाम पे वसूली होगी, न ऑपरेशन के नाम पे वसूली होगी। ये जितने भी अस्पताल हैं देश की संपत्ति है और इनको सरकारें लूट का जो लाइसेंस दे रखी है, इस लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा। सरकार इन अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेकर चलवाएगी और मुफ्त इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी। इसी प्रकार से हमने आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र के निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूलते हैं, मनमाना पैसा लेते हैं। कभी ड्रेस के नाम पे शोषण करते हैं, कभी किताबों के नाम पे शोषण करते हैं। और हमारा परिवार, हम मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग, किसान और मजदूर के बेटे हम लोग इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले, तो इनके अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं और अपने जीवन की पूरी पूंजी उसकी शिक्षा में ही लगा देते हैं। लोकतांत्रिक आवाज शक्ति पार्टी ने यह तय किया है
कि अगर देश में प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो चाहे बच्चा प्राइमरी में पढ़े, चाहे बच्चा लामार्ट में पढ़े, चाहे बच्चा LPS में पढ़े, चाहे बच्चा किसी भी निजी स्कूल में पढ़े, उसको एक भी पैसे की फीस नहीं देनी पड़ेगी। देश के नागरिकों का पहला अधिकार शिक्षा और स्वास्थ्य है, और शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल ही निःशुल्क होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। एक भी पैसा हमारा नहीं खर्च होना चाहिए। बच्चा हमारा बड़ा हुआ, बच्चा हमारा जन्म लिया, उसके पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सभी खर्चे की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर अपने रैलियों के लिए 100-100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर सकती है तो क्या सरकार बच्चों को निःशुल्क पढ़ा नहीं सकती है? सरकार अगर लाखों करोड़ रुपए कारपोरेट सेक्टर के कर्ज माफी कर सकती है तो क्या हमारे शिक्षा जगत के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसे का धन का आवंटन नहीं कर सकती है? लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को चूंकि व्यवसाय बना लिया गया, आज के समय में शासन और सत्ता से जुड़े हुए लोग, सत्ताधारी दल के लोग स्वास्थ्य और शिक्षा का व्यवसायीकरण कर चुके हैं। इसके सहारे अपनी व्यावसायिक दुकानें चला रहे हैं, पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं, कहते हैं हम निःशुल्क करेंगे, काम लेते हैं लोगों से, और इसके बाद में वहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से उनके पूरे साल की कमाई लूट लिया करते हैं। ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त रहेगा। आप लोग सुबह से यहाँ पर हैं, सभी वक्ताओं ने पार्टी की तमाम नीतियों के बारे में आप लोगों को बताया है। हमारी पार्टी का नारा है योग्यता युक्त भारत, आरक्षण की गुलामी से मुक्त भारत। आरक्षण का आधार जातिगत नहीं होना चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक स्तर पर होना चाहिए, आरक्षण का लाभ गरीब के बच्चे को मिलना चाहिए, और आरक्षण का लाभ गरीब के बच्चे को तभी मिल पाएगा जब उसका बच्चा किसी अच्छे संस्थान में निःशुल्क पढ़ करके आगे जाएगा। उसके अंदर योग्यता होगी, उसके अंदर टैलेंट होगा, तो पूरी दुनिया में अपनी योग्यता का लोहा मनवाएगा, अभी बंद नहीं पूरी दुनिया में वो पूजा जाएगा। इसीलिए तो सब जुड़े जा उसके रहे हैं। जाति और पार्टी को पूछ कर एडमिशन न हो स्कूलों में, एक सामान्य भारतीय नागरिक के तौर पे उसका एडमिशन हो। जितने भी पार्टियां, जितने भी दल चल रहे हैं, ये लगातार आपको गुमराह करते जा रहे हैं। इनको आप सुनिए, इनके भाषणों को सुनिए। इन्होंने देश के विकास का कोई खाका नहीं दिया। इन्होंने प्रदेश का विकास कैसा करेंगे कोई खाका नहीं दिया। इनकी लड़ाई तो सिर्फ यह है कि आगरा एक्सप्रेस मैंने बनवाया, दूसरा कहता है मैंने बनवाया, तो तीसरा कहता है नहीं मैंने बनवाया। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से क्या विकास कार्य हुए हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को इसका श्रेय जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे से काम हुए हैं, इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने बनवाया है। आपकी जगह पे कोई रहता वो भी बनवाता। जिस दिन आप अपनी पार्टी के पैसों से इस तरीके के विकास के कार्य करिएगा, उस दिन आप इस बात को कहिएगा कि ये समाजवादी पार्टी ने बनाया, या ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, या फला पार्टी ने बनाया। जब तक आप जनता की गाढ़ी कमाई से कोई कार्य कर रहे हैं, तब तक उसका श्रेय आप कैसे ले सकते हैं? अभी 17 के पहले की जो सरकारें थी, बगल में आपके इटावा है, सर भाई है, तो इस जाड़े में वहां का तापमान बहुत बड़ा हुआ करता था। नृत्य का आयोजन किया जाता था, हजारों करोड़ रुपए नृत्य में लुटाए जाते थे। याद करिए उस समय को। जाति विशेष के लोगों का ही प्रदेश में काम होता था, बाकी किसी का काम नहीं होता था। उसके पहले की भी एक सरकार थी जो सिर्फ मूर्तियां लगाने का काम किया करती थी।
और आपस में जातिगत वैमनस्यता फैलाने का काम किया करती थी। उसके बाद में 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। इनके इवेंट्स अलग हैं, इनको हर जगह जा करके फोटोशूट कराने हैं। इनकी एक एक रैली के लिए 40-40, 50-50 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्तर की रैली के लिए और प्रधानमंत्री स्तर की रैली के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं भैया ये पैसे? जनता का पैसा लूट करके आप इन रैलियों का आयोजन कर रहे हो। इसके बाद आप कहते हो कि हम लोगों से अलग हैं। कैसे आप अलग हैं? 5 साल तक लगातार जिस मुख्यमंत्री से आज तक कोई आम आदमी मिल ही ना पाया हो, जिस मुख्यमंत्री से उस पार्टी का ही कार्यकर्ता न मिल पाया हो कभी, वो मुख्यमंत्री जनता का दर्द क्या जानेगा? यह लोग कहते हैं कि हम परिवारवाद का विरोध करते हैं। हमारे अनुसार तो इनसे बड़ा परिवारवादी कोई है ही नहीं। युवराज परंपरा का पालन करते हुए आज अगर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ तक पहुंचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ युवराज परंपरा का पालन करते हुए पहुंचे हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी के युवराज थे, इस वजह से सांसद हुए, इस वजह से मुख्यमंत्री हुए। आज मोदी जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं। मोदी जी आडवाणी जी के उत्तराधिकारी न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते देश के। किसी गरीब के बेटे को जिस दिन प्रधानमंत्री बना दोगे, किसी लाल बहादुर शास्त्री टाइप के किसी व्यक्ति को जिस दिन प्रधानमंत्री बना दोगे, उस दिन हम मान लेंगे कि तुम गरीब के बच्चों को बड़ा कर सकते हो। मैं आपके बीच में 400 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है। यहाँ से हिमालय की तलछटी में एक बहराइच जनपद है, छोटा सा जिला है, बहुत पिछड़ा हुआ है, प्रदेश के मानचित्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। उस जिले से मैं आता हूँ। मैं एक गरीब मजदूर और किसान के परिवार का बेटा हूँ। वो दिन भी देखा है जब एक टाइम भोजन बनता था, दूसरे टाइम उसी बासी खाने के सहारे खा लिया करते थे और कभी कभी माँ बाप ऐसे ही सो जाते थे। हमें पता है चीनी कैसे बनती है, गुड़ कैसे बनता है, आलू कैसे पैदा किया जाता है, चिप्स कैसे बनती है। हमने वहां काम किया है, हमने मजदूरी की है, हमने अपने खेतों में काम किया है, तब हम यहां तक आए। किसानों का दर्द अगर हम नहीं बांट पाएंगे तो कौन बांट पाएगा? गन्ना किसानों को, धान किसानों को, आलू किसानों को, जितने भी हम लोग फसल पैदा करते हैं, हर किसान के पीछे इंस्पेक्टर राज लगा हुआ है। हम अगर अपनी फसल बेचने जाएंगे मंडी में तो हमें नगद भुगतान नहीं मिलेगा, लेकिन हम डीजल पेट्रोल लेने जाएंगे तो पहले पैसा देंगे, बाद में गाड़ी में डीजल डालेगा। हम अपना गन्ना लगाने जाएंगे मिल गेट पे तो हम गन्ना पैदा कितना करेंगे ये भी मिल वाला तय करेगा। हम गन्ने का खेत हमारा कितना है ये भी वही तय करेगा। गन्ने की पर्ची लेकर कब आना है मुझे ये भी वही तय करेगा, और भुगतान कब करना है यह भी वो तय करेगा। जबकि हम किसानों को कोई भी सामान बाजार से उधार नहीं मिलता। अगर हमारी सरकार आती है इस इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे। गन्ना किसान सीधा मिल गेट पर ले जाए गन्ना और बेच के आए, कोई पर्ची व्यवस्था नहीं चलेगी। गन्ना विभाग खत्म करवा देंगे। सिर्फ ये लोग कमीशन खोरी के लिए बैठे हुए हैं। बिस्कुट कंपनी के लिए तो कोई विभाग नहीं है बिस्कुट बेचने का। आप किराने की दुकान पे जाओगे, पैसा दोगे, बिस्कुट खरीदोगे। तो गन्ना किसानों के लिए क्यों है भाई? आपका गन्ना भी ऐसे बिकना चाहिए। आपका आलू बाहर चढ़ रहा है, आप आलू पैदा करते हैं, आपका आलू बाहर चढ़ रहा है, कोल्ड स्टोरेज भर गए, जगह नहीं है। अब आप उसको या तो कम दामों में बेच के खत्म करिए या तो सड़ने दीजिए। सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी। सरकार को कम से कम आधी सब्सिडी आलू किसानों को देना चाहिए कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए, अपने आलू को बचाने के लिए। हम किसान के दर्द को कैसे महसूस करें? मोदी जी कहते हैं 35 साल से तो मैं बाहर ही हूं, मांगे खा रहा हूं, तो कभी खरीद के तो कुछ खाए नहीं, तो महंगाई पता ही नहीं है। अभी उनका भाषण था 3-4 दिन पहले, मैं सुन रहा था, बोले कि
तो 35 साल से लोगों के यहाँ मांग मांग करके खा रहा हूं। तो जब आपका प्रधानमंत्री मांग के खा रहा है, उसको राशन खरीदना ही नहीं है, तेल खरीदना ही नहीं है, चावल खरीदना ही नहीं है, गाड़ी में तेल उसको डालना ही नहीं, खरीदना ही नहीं है, तो उसका भाव क्या जानेगा?